So, hello everyone. So today we are going to discuss the postulates of special theory of relativity. तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कुछ पोस्टुलेट देख लेते हैं कि वो क्या कहती है। तो बेसिकली तीन ही हैं जो मैंने पिक करे हैं। सबसे पहला वाला जो है ना, वो कहता है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आपको कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आपको हर चीज़ हर एक चीज़ एब्सोल्यूट दिखे। हर कोई ऐसा एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो स्पेस में मतलब इवन द गॉड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नॉट द यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई चीज़ हो रही है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना, तो दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैसा नहीं होगा। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था। So also he added that nothing is absolute, nothing is as such absolute motion. तो absolute motion जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो लिख लेते हैं, no absolute motion, no absolute motion और no universal frame, नो यूनिवर्सल फ्रेम। ठीक है, तो ये दो बातें उन्होंने कही थी पहले स्टेटमेंट में। चलो अब देख लेते हैं कि आगे उन्होंने फिर कैसे इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट था कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग इट कांस्टेंट वेलोसिटी टू अनदर। तो हम कहते हैं कि कोई एक बंदा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके साथ में एक दूसरा बंदा है जो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा ना वो सेम होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। तो अब ये जब किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे ना, या किसी भी फिज़िकल लॉ को ऑब्जर्व करेंगे, तो मतलब किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो उस पर लगने वाले जो फिज़िकल लॉज होंगे, जो फिज़िक्स के लॉज हैं, वो हमेशा सेम होंगे। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारे एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, उसमें हमारे फिज़िक्स के जितने लॉ हैं ना वो सब सेम रहता है। तो फिज़िक्स के जितने भी लॉ हैं वो सारे एक वेलोसिटी पे मूव करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ फिज़िक्स, laws of physics are same at constant velocity। ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ी राइटिंग करनी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि कवर कर सकूँ अपनी इस गंदी राइटिंग को अपनी समझाने के तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था उनका, वो था कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। तो ये हमने शायद पहले वीडियो में बताया भी था, और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो हमारा हर एक इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि अगर मैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ और वो v वेलोसिटी अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में भी स्पीड ऑफ लाइट जो, यानी कि अगर कोई लाइट टॉर्च जलाता है मैं अपने मतलब v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ जो कि अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट है, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं एक टॉर्च जलाता हूँ, तो वो जो उससे निकलने वाली लाइट है ना वो भी हमेशा लाइट की स्पीड पे ही मूव करेगी। ठीक है, तो अगर बाहर खड़ा ऑब्जर्वर है ना, वो देख रहा है, तो उसके लिए तो भाई हमारा मतलब वेलोसिटी एडिशन हो जाएगा, यानी कि उसको कुछ अलग वेलोसिटी दिखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसको भी वही वेलोसिटी दिखेगी जो हमें दिख रही है। तो लाइट जो है ना, हमारी स्पीड ऑफ लाइट वो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट है। ये
कांस्टेंट, बस इतना याद रखना कि एक कांस्टेंट है ऑल इनर्शियल फ्रेम में। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था ये आइंस्टाइन का कि लाइट की स्पीड, और ने फिर उसको बैक करा था चार्ज भी कांस्टेंट होता है, लाइट भी कांस्टेंट, ये सब चीज़ें जो ना हर एक इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट होती हैं। चलो ये हमारे पोस्टुलेट्स हो गए, तो ठीक है पोस्टुलेट्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की और टाइम डायलेशन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइम डायलेशन क्या होता है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ये है कि एक ऑब्जर्वर है हमारे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एक ऑब्जर्वर है हमारा एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। उसको रास्ते में एक लकड़ी का टुकड़ा लंबा सा पड़ा हुआ मिल गया, ठीक है। तो उसकी लेंथ उसने ऑब्जर्व करी, एस प्राइम फ्रेम वाले ने उसकी लेंथ ऑब्जर्व करी, उसको एल नॉट लेंथ दिखी उसकी, तो इसकी जो लेंथ थी वो एल नॉट होगी, ठीक है। अब यही इसी ऑब्जेक्ट को एस फ्रेम से एक बंदे ने ऑब्जर्व करा, तो एस फ्रेम से जब वो बंदा उस लेंथ को ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसकी लेंथ जो होगी वो कुछ बदल जाएगी, ठीक है, उसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा। अच्छा हाँ, ये याद रखना कि जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है जो वो हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो जब हमारा एस फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा एक बंदा, तो उसकी लेंथ में कुछ चेंज आता है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, उसकी लेंथ जो है ना थोड़ी कम हो जाती है। तो वो जो चेंजेस है ना उसको हम एक इक्वेशन से देते हैं, एक फार्मूला होता है उसका, तो वो भी देखते हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन relative to observer, the position of two end points record simultaneously the length of object interaction of the motion appeared smaller than the observer, यानी कि उसकी लेंथ जो है ना वो थोड़ी घट जाती है, ठीक है, तो स्मॉलर लगती है, ठीक है। अब उसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है L इजकल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये हमारा लॉरेंज का फैक्टर आता है इधर, और एल नॉट इज़ द लेंथ इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एल जो है हमारी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी लेंथ है। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको द कॉन्ट्रैक्शन इज इन लेंथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इस जो तुम्हारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो फार्मूला है इसको एक और नाम से बुलाते हैं, लॉरेंज फिगर्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो कभी कंफ्यूज मत होना नाम वगैरह में, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइम डायलेशन क्या होता है। तो अभी टाइम है हमारे पास, तो टाइम डायलेशन देख लेते हैं। टाइम डायलेशन इज़ बेसिकली लिखते हैं टाइम डायलेशन। अच्छा, ये जो फिनोमेना है ना, ये मेरा खुद का फेवरेट फिनोमेना है, क्योंकि ये कहता है कि यूनिवर्स में दो अलग अलग जगह पे घड़ियाँ अलग अलग काम करती हैं, यानी कि मेरे लिए टाइम अलग चल रहा होगा और तुम्हारे लिए टाइम अलग चल रहा होगा, यानी कि देयर इज़ नथिंग एज सच एब्सोल्यूट पास्ट एंड एब्सोल्यूट फ्यूचर, ठीक है। तो जब हम लोग तारों को देखते हैं ना टेलीस्कोप से, तो बेसिकली जो टेलीस्कोप होता है ना वो टाइम मशीन है। कार्ल सेगन यूज्ड टू से टेलीस्कोप्स आर टाइम मशीन्स विच मेक अस सी द पास्ट, यानी कि जो लाइट आ रही होती है ना स्टार्स से, वो पता नहीं कितने साल पुरानी लाइट है, और शायद वो तारा अब तक हो भी ना वहाँ पे। तो टाइम डायलेशन बेसिकली, और हाँ ये टाइम डायलेशन एक पैराडॉक्स है जो जिसको मतलब ट्विन पैराडॉक्स, तो ट्विन पैराडॉक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन बेसिकली होता क्या है, टाइम डायलेशन कहता है कि टाइम ऑफ फॉर ऑब्जर्वर स्लोज डाउन व्हेन द रिलेटिव मोशन इज अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, सेज द टाइम डायलेशन। तो जो टाइम डायलेशन है वो कहता क्या है कि जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एस प्राइम, तो ये दोनों रेफरेंस की बात हम काफ़ी बार करेंगे इन वीडियोस में। तो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि अप्रोच कर रही है लाइट की स्पीड को, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई बंदा है एस फ्रेम में, वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बंदा है, वो भी अपनी घड़ी में टाइम देखता है। तो दोनों की घड़ियाँ अलग अलग चल रही होती हैं, ठीक है। तब वो किस तरह से अलग अलग चल रही हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी टू डैश माइनस टी वन डैश, और ये हमारा लॉरेंज का फैक्टर आता है पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हम बता देते हैं डेल्टा टी क्या होता है। डेल्टा टी जो है ना टाइम इंटरवल है जो कि मेज़र करा गया है एस फ्रेम से। तो एस फ्रेम से जो टाइम इंटरवल मेज़र करा गया है, और हमारा T2 माइनस T1, इसको हम लोग कभी कभी लिख लेते हैं डेल्टा टी नॉट। तो डेल्टा टी नॉट जो है ना वो हमारा प्रॉपर टाइम है। तो प्रॉपर टाइम क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो टाइम डायलेशन का ये बेसिक फार्मूला है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइम डायलेशन क्या होता है और उसकी थोड़ी डिटेलिंग, ठीक है। थैंक यू।